ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे उन योगों के बारे में ज्योतिष में जो कि विवाह को ख़त्म करते हैं या तलाक देते हैं, और एक से ज़्यादा विवाह कौन सी परिस्थितियों में हो सकते हैं, मल्टीपल मैरिजेस के क्या योग होते हैं, उनको आज हम उदाहरण कुंडलियों की मदद से समझेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज हम जान रहे हैं ज्योतिष में उन योगों के बारे में जो कि विवाह के लिए अच्छे नहीं माने जाते, तलाक देते हैं, अलगाव पैदा करते हैं, और वह भी कौन से योग होते हैं जो एक से अधिक विवाह की सूरतें बनाते हैं। मल्टीपल मैरिजेस किस परिस्थितियों में होती हैं उनको भी हम एग्जाम्पल चार्ट्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। पहले उन योगों के बारे में, नियमों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि विवाह को ख़त्म कर रहे हैं और एक से अधिक विवाह के योग भी बना सकते हैं। तो पहले यहाँ बात करेंगे डिवोर्स की या सेपरेशन की। तो वो कौन सी परिस्थितियों में बनता है, तो इसके लिए कुछ एक पैरामीटर्स हैं जो कुंडली में आपको देखने चाहिए। सबसे पहले होता है तिथि का स्वामी। तिथि का स्वामी जो होता है वो शादी ब्याह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। वो आपको दिखाएगा कि आपका विवाह कैसा रहेगा, अच्छा या परेशानी भरा रहेगा, या उसमें जो है सुख होगा दुख होगा, उसकी परिस्थिति पे निर्भर बहुत करता है। और उसके बाद हम सातवें भाव के स्वामी को देखते हैं। पर यहाँ पे ध्यान रखिए कि प्राथमिकता में तिथि का स्वामी सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर अगर महत्वपूर्ण माना जाएगा, महत्ता सबको सबसे ज़्यादा दी जाएगी तो तिथि के स्वामी को दी जाएगी। अगर आप ये नहीं जानते कि भाई तिथि के स्वामी कौन होते हैं, आपका जिस दिन जिस भी तिथि में जन्म हुआ है उस तिथि का कौन स्वामी है, तो भाई उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, ऊपर कार्ड सेक्शन में लिंक दिए हुए हैं। आप उसमें जा कर के ये भली भांति समझ सकते हैं कि हर तिथि का कौन कौन सा ग्रह स्वामी होता है, और दूसरा कि कौन सी परिस्थितियों में वो दोष बनाते हैं। ग्रह दोष, पंचांग दोष क्या होते हैं अभी, क्योंकि इनका यूज़ यहाँ होगा समझने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन लोगों को भी ये मिसकॉन्सेप्शन है कि शादी ब्याह तो बस खाली सातवें भाव के स्वामी को देख लीजिए, मंगल शुक्र गुरु को देख लीजिए और नवांश में थोड़े बहुत योग देख लीजिए, बस हो गया। ये नहीं है। ये मेन जो पॉइंट है जो आज हम देखेंगे, और ये मोस्ट बेसिक है, जैसे कोई नहीं देखता है, ये बेसिक है भाई। तिथि पंचांग का हिस्सा है। पंचांग को आप नज़रअंदाज करके बाकी कुंडली में अन्य चीज़ों को अगर देखेंगे भी तो आपको कुछ ज़्यादा भली भांति पता नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे ये बेसिक है पर सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें दो जो वीडियोस की मैं बात कह रहा हूँ, लिंक उनके कार्ड सेक्शन में भी ऊपर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अगर आपको ये नहीं पता है, जानकारी नहीं है कि तिथि का स्वामी क्या होता है और तिथि क्या चलाती है जिंदगी में, कितनी इंपॉर्टेंट है, और किन परिस्थितियों में उसके स्वामी ग्रह दोष बना देते हैं, तो उस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि उनका यूज़, एप्लीकेशन यहाँ पे होगा इस बात को समझने के लिए। तो अब यहाँ पे पहला नियम ये कहता है कि यदि कुंडली में जिस भी तिथि में आपका जन्म हुआ है, अगर वो तिथि का स्वामी ग्रह दोष बना रहा है तो वह विवाह को किसी भी सूरत में परेशान करेगा। अब क्योंकि हम यहाँ तलाक और अलगाव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम उसी को प्राथमिकता देंगे। बट वो किसी, अगर मान लीजिए कुंडली में तिथि का स्वामी और अन्य योग इतने खराब नहीं हैं, भले ही कोई दोष या नकारात्मक योग बना रहे हैं, बट इतने खराब नहीं है कि अलगाव या तलाक दे दें, तो वो किसी और सूरत में भी परेशान कर सकते हैं। जैसे आपका जो पति या पत्नी है उसके स्वास्थ्य और आयु को ख़त्म कर सकते हैं, विवाह में किसी प्रकार के कलेश या परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं जो कि टॉलरेबल होती हैं, कि भाई चलिए एक विवाह चलता रहेगा बट उसमें जो अशांति का वातावरण है वो भी बना रहता है। तो ये ऐसे भी देख सकते हैं। बट यहाँ हम आज जो चर्चा करेंगे उसमें यही सूरतों की बात की जाएगी जिसमें ग्रह दोष और तिथि का स्वामी बना रहा है यदि, तो वो अलगाव या तलाक पैदा कर रहा है, और या एक से अधिक विवाह की परिस्थितियां पैदा कर रहा है। तो पहले यहाँ पे जिस भी तिथि में आपका जन्म हुआ है उस तिथि का स्वामी ग्रह कुंडली में क्या दोष तो नहीं बना रहा है। अगर वो दोष बना रहा है, जितना वो कमज़ोर होगा, कुपित होगा, पीड़ित होगा, बलहीन होगा, उतने ज़्यादा वो विवाह के लिए नकारात्मक माना जाएगा। और इस कंडीशन में यदि आपका सातवें भाव का स्वामी कितना ही बलवान हो जाए फिर भी शादी नहीं चलेगी। ये दावा है, असंभव है कि शादी चले। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सिर्फ यही मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तिथि का स्वामी होता है, फिर उसके बाद सातवें भाव का स्वामी है, फिर उसके बाद
शुक्र गुरु हैं जो कि विवाह के लिए कारक बनते हैं। गुरु महिलाओं के केस में होता है, पुरुषों के केस में नहीं होता। शुक्र दोनों के लिए होता है क्योंकि शुक्र विवाह का नेचुरल कारक है, और शुक्र की महत्ता वैसे देखें तो पुरुषों की कुंडलियों में और भी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पहला पॉइंट ये हुआ कि यदि कुंडली में तिथि का स्वामी ग्रह दोष बना रहा है तो अच्छा नहीं है। दूसरा, पंचांग दोष बना रहा है और पंचांग दोष में तिथि का स्वामी हार गया है। पंचांग दोष ये परिस्थिति होती है जिसमें वारेश यानी जिस दिन आपका जन्म हुआ उसका स्वामी ग्रह और जिस तिथि में आप पैदा हुए उसका स्वामी ग्रह दोनों यदि एक ही हैं, एक ही ग्रह दोनों का स्वामी बन चुका है, या फिर दोनों अगर अलग अलग हैं तो कुंडलियों में वो साथ हैं, उनका संबंध बहुत मजबूत बना हुआ है। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्रह जीत रहा है। वारेश अगर जीत रहा है तो वो स्वास्थ्य और आयु को बचाएगा, और तिथि का स्वामी अगर जीत रहा है तो वो शादी ब्याह को बचाएगा। तो पंचांग दोष ये कहता है कि उस ग्रह को अब एक चॉइस लेनी है, चुनना है, या तो वो शादी ब्याह बचा ले या स्वास्थ्य और आयु बचा ले। वो दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनेगा, जिसको चुनेगा वो ठीक चलेगी, जिसको छोड़ेगा वो खराब हो जाएगी। इसीलिए इसे दोष कहा गया है क्योंकि वह जीवन के एक महत्वपूर्ण बिंदु को खराब कर दे रहा है। तो अब ये कुंडली में बताएगी कि किस परिस्थिति में कैसे योग बना करके वो किस चीज़ को चुन रहा है और किस चीज़ को छोड़ रहा है। अभी इसको हम उदाहरण के मदद से समझेंगे भी। तो पंचांग दोष अगर बन रहा है और उसमें तिथि का स्वामी हार चुका है तो भी विवाह को खराब कर देगा। ग्रह दोष बना रहा है, पंचांग दोष नहीं बना रहा है तो भी वो खराब कर देगा। अगर जैसा मैंने कहा ग्रह दोष पंचांग दोष क्या होते हैं नहीं जानते, वीडियो देखिए, उसके लिंक कार्ड सेक्शन और डिस्क्रिप्शन मौजूद है। अगली बात आती है, ये पहली परिस्थिति थी। इसके बाद सातवां भाव सातवें भाव का स्वामी। सातवां भाव सातवें भाव का स्वामी पहली शादी को दिखाता है, फर्स्ट मैरिज। तो विवाह में क्योंकि अगर सातवां भाव या सातवें भाव का स्वामी अशुभ है, दोष बनाता है, पीड़ित हो जाता है, मरण कारक है, या मरण कारक नहीं भी है तो मृत्यु भाग में है, नवांश में उसकी परिस्थिति बहुत खराब हो रही है। और जो मैंने ग्रह दोषों की बात कही थी तिथि के स्वामी की, वो नवांश में भी आप देखेंगे। क्या नवांश में तो ग्रह दोष नहीं बन रहा है, नवांश में पंचांग दोष नहीं बनेगा, नवांश में ग्रह दोष बन सकता है। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि अगर जो है सातवें भाव का स्वामी भी अशुभ है तो भी विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अगर उसका संबंध छठे आठवें 12वें भाव से खराब स्थितियों में है और उसके पास बल नहीं है, शुक्र गुरु कुंडली में कमज़ोर हैं, महिलाओं की कुंडलियों में गुरु खासतौर से अगर खराब है, गुरु चंडाल नकारात्मक रूप से, हर बार गुरु चंडाल खराब नहीं होता, डरने की ज़रूरत नहीं है, बट यह है कि गुरु अगर बलहीन हो चुका है तो वो विवाह जो है महिलाओं के केस में ठहरने नहीं देता। उसके बाद मंगल दोष, मंगल दोष अगर हो रहा है, मंगली होना अलग परिस्थिति है, मंगल दोष होना अलग परिस्थिति। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कि दोनों में अंतर होता है। मंगली बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि उनकी सबकी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएंगी विवाह को लेके। मंगल दोष है तो वो अवश्य परेशानी करेगा, विवाह के लिए अशुभ माना जाता है। उस परिस्थिति में पहली बात तो शादी नहीं होने आती, होती है तो चलने में बहुत मुश्किल होती, लड़ाई झगड़े अशांति कलेश बहुत होते हैं, और इसके अतिरिक्त भी आपके दूसरे संबंधों को भी वो खराब करता है। सिर्फ विवाह ही नहीं, अन्य लोगों के साथ भी संबंधों को वो खराब करता है। तो मंगल दोष अगर है तो अशुभ माना जाएगा। ऐसे ही नवांश में परिस्थितियां देखेंगे। नवांश को कैसे देखा जाता है इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, आप उनको चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके डिविजनल चार्ट्स की नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें उसको देख सकते हैं कि नवांश कैसे आकलित किया जाता है। कई सारे वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाए हैं। विवाह के लिए अति महत्वपूर्ण कुंडली मानी जाती है वर्गों में, उसके बिना हम विवाह का आकलन नहीं कर सकते। तो और फिर अंत में हम देखते हैं दशाएं। दशाएं कैसी चल रही हैं, कैसी दशा है कि क्या वो दशा में शादी ब्याह व्यक्ति का हो सकेगा तो फिर वो किस तरीके के आगे हालात होंगे, चलेगी नहीं चलेगी, परेशानियां होंगी या जो है अलगाव होगा या साथ रहेंगे, ये सारी चीज़ें दशाओं पे बहुत डिपेंड करती हैं। अब इसके बाद जो एक से अधिक विवाह के योग होते हैं, तो ये तो कॉम्बिनेशन है, ये मेन पैरामीटर्स हैं जो हम तलाक या परेशानियों अलगाव के लिए देखते हैं कुंडली में विवाह के लिए। अगला होता है कि एक से अधिक, कि भाई सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, फोर्थ मैरिज, भाई मल्टीपल मैरिजेस क्या हो सकती हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी एक बार शादी हुई, ब्याह हुआ, उसके बाद जो है दूसरी बार नहीं हो पाता है या उनकी इच्छा नहीं होती है। तो क्या ऐसे योग हैं कि भाई एक ही बार शादी ब्याह होगा और उसके बाद फिर आगे दूसरे विवाह के कोई योग नहीं आ रहे? फिर क्या दूसरे विवाह के योग आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो वो क्या होते हैं? इसके ऊपर मैंने एक वीडियो तो पहले बनाया हुआ, आज हम दूसरे पैरामीटर्स को भी देखेंगे इसमें। बट सिर्फ नवांश कुंडली से आप कैसे देखें कि मल्टीपल मैरिजेस के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं।
तो उनके लिए उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, उसका लिंक कार्ड सेक्शन में दिखाया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी आप देख सकते हैं। वो उस वीडियो में सिर्फ चर्चा की गई कि ओनली थ्रू D9 आप कैसे उन योगों को देखें जो कि एक से ज़्यादा विवाह दे पाते हैं। और अगर वैसे देखा जाए तो पहली शादी के लिए हम देखते हैं 7वां भाव, दूसरी शादी के लिए 9वां भाव, तीसरी शादी के लिए 11वां भाव, चौथी शादी के लिए पहला भाव। तो ये 3-3 का जो जंप है ये चलता चला जाता है साइकिल में। तो यहाँ पे 7th हाउस फर्स्ट मैरिज, 9th हाउस सेकंड मैरिज, 11th हाउस थर्ड मैरिज, फर्स्ट हाउस फोर्थ मैरिज, थर्ड फिर 5th मैरिज थर्ड हाउस, ऐसे करके 3-3 के जंप पे चलेगा। तो यहाँ पे बात रहती है कि ये एक से अधिक विवाह के लिए अगर हम देख रहे हैं तो ये भावों को भी आप ज़रूर देखेंगे। मान लीजिए आप किसी की दूसरी शादी के बारे में देख रहे हैं तो दूसरी शादी के लिए 9वां भाव देखेंगे, 7वां भाव नहीं देखेंगे। तो 9वां भाव अगर ख़राब हो रहा है तो भी जो है वो दूसरे विवाह को भी चलने नहीं देगा। तो यहाँ अभी उदाहरण कुंडलियों से समझेंगे तब आपको और क्लैरिटी आएगी। बट जो विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मैरिज आप जो देख रहे हो उसके लिए उस भाव को देखना चाहिए। और इसके अलावा जो मैंने दोष कहे थे, जितने प्रबल ये दोष होंगे उतना ये जो है योग बना देंगे कि भाई कोई भी विवाह न ठहरे, चाहे वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कोई भी, जितने भी नंबर ऑफ मैरिजेस हों वो कोई भी ठहरने नहीं देते। जितने भी ये प्रबल बन जाएंगे, द मोर दे विल बी इंटेंस एंड स्ट्रॉन्ग द दोषस, द मोर दे विल क्रिएट डिसहार्मनी एंड डिवोर्स एंड सेपरेशन ऑल द टाइम, एवरी टाइम। कितनी बार ही विवाह क्यों ना कर लिया जाए फिर भी चलने नहीं देते। तो अब इनको कैसे देखते हैं अभी देखेंगे कुंडली में। और नवांश में जैसा मैंने कहा उस वीडियो को अवश्य देखिए, उसमें आपको वह योग पता चलेंगे जो कि एक से ज़्यादा विवाह देते हैं। उसमें 3 पैरामीटर मेन है कि पहला, लग्नेश नवांश में बहुत बलशाली होना चाहिए, दूसरा 7वां भाव पीड़ित हो जाना चाहिए या 7वें भाव का स्वामी खराब हो जाना चाहिए, तिथि का स्वामी अगर ग्रह दोष बना रहा है या कुपित है, पीड़ित है तो, और 7वें भाव का स्वामी यदि धन योग बना रहा है, राजयोग नहीं धन योग बना रहा है, यानी उसका संबंध दूसरे, 11वें, 9वें, 5वें भावों से बनता है पर वो खराब था, मतलब 7वें भाव का स्वामी पीड़ित है, अच्छा नहीं है, या 7वां भाव खराब है और फिर उसके बाद धन योग बना रहा है, तो एक से अधिक विवाह दे सकता है। और यदि 2nd, 7th और 12th लॉर्ड्स, दूसरे, 7वें और 12वें भाव के स्वामी अगर उपचय स्थानों में, तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में नवांश में बैठे हैं, तो ये 4-5 कंडीशन हैं, अगर ये फुलफिल हो रही हैं तो फिर जो है हम नवांश में तो हम देखेंगे कि भाई एक से ज़्यादा विवाह व्यक्ति का हो सकता है। और फिर दशाएं देखिए, दशाएं क्या उस ग्रह की चल रही हैं, जो दूसरा विवाह, तीसरा विवाह, जो भी विद रिस्पेक्ट टू मैरिज जो भी उसकी ज़िंदगी में व्यक्ति की है, क्या उसकी दशा चल भी रही है कि नहीं चल रही। दशा नहीं चलेगी तो विवाह नहीं होगा। तो ये उसमें आप देखेंगे। तो अब हम जो है ज़्यादा समय ना लेते हुए कुंडलियाँ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है। इसमें अब जितने भी प्रिंसिपल्स हमने देखे उसको लगाएंगे एग्जाम्पल। तो यहाँ पहला, अब इनकी ज़िंदगी में क्या रहा कि भाई 3 शादियाँ हुई, 3 तलाक हुए और न जाने कितने संबंध रहे, उसका कोई हमारे पास आंकड़ा नहीं है। बट यहाँ पे मेन पॉइंट है कि ही वॉज मैरिड 3 times एंड 3 divorces हैव हैपेंड। तो अब यहाँ ऐसा क्यों है, तो अब इनके केस में यदि देखेंगे तो अब जैसे अगर आप यहाँ कुंडली में लगाएं, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, जो मैंने इसीलिए ये सब कुंडलियाँ आपको दिखाने के लिए ही ली हैं। अब यहाँ पे अगर 7वें भाव को देखेंगे तो 7वां भाव पहली शादी का होता है। तो अब कुछ लोग जो है जिनको ये कॉन्सेप्ट तिथि का नहीं मालूम है, तो वो यहाँ पे ज़बरदस्ती लगाएंगे कि हाँ मंगल 7वें को दृष्टि दे रहा है, इस वजह से शादी नहीं चली। बट ये यूजलेस रीज़न है, क्योंकि मंगल पहली बात तो सिंह लग्न के लिए योग कारक ग्रह है, इस कुंडली में बहुत बलवान है, पीड़ित अशुभ बिल्कुल नहीं है, कोई खराब ग्रहों से संबंध नहीं है। ऐसे ही 7वें भाव का स्वामी यहाँ गुरु है नवांश में, 7वें भाव पे उसकी दृष्टि है। गुरु हमेशा शादी ब्याह को बचाने वाला ग्रह, तोड़ने वाला ग्रह नहीं है। अगर वो खराब नहीं हो रहा है तो, इस केस में खराब नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या कारण है कि विवाह नहीं चले। तो कारण है इनके केस में तिथि का स्वामी देखिए, तो इनका जन्म हुआ है पूर्णिमा के दिन और ये वारेश है शुक्रवार को पैदा हुए और पूर्णिमा को पैदा हुए। तो शुक्रवार का स्वामी कौन है, शुक्र है। पूर्णिमा का स्वामी कौन है, शनि है। तो तिथि का स्वामी शादी चलाता है, तो इस केस में देखिए शुक्र शनि साथ बैठ गए, ये क्या कंडीशन हो गई, पंचांग दोष बन गया। अब पंचांग दोष में मैंने ये बात कही थी कि भाई ग्रह को चुनना है, या तो वो शादी ब्याह बचा ले या फिर वो स्वास्थ्य और आयु बचा ले। अब इनके केस में क्या है कि शनि के हाथ में विवाह गया हुआ है,
शुक्रवार के दिन पैदा हुए तो शुक्र यहाँ पे जिम्मेदार बनिया आपके स्वास्थ्य और जीवन को बचाए रखने के लिए। तो अभी इस केस में चॉइस किस तरफ है? टूवर्ड्स हेल्थ एंड लाइफ है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य और आयु की रक्षा करेगा, विवाह को खराब कर देगा। उसका कारण क्योंकि वीनस इज रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, ये दिमाग में मिसकंसेप्शन मत लाइएगा कि शुक्र पत्नी का कारक है तो पत्नी को क्यों नहीं बचा रहा। नहीं, यहाँ पे शुक्रवार के दिन पैदा हुए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हेल्थ एंड लाइफ। विवाह के लिए बाद में नंबर होगा उसका, पहले उसको जिंदगी बचानी है और स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, शरीर को बचाना है। तो शुक्र यहाँ पे वर्गोत्तम है और दूसरा कर्क राशि में है। कर्क राशि में शुक्र शनि में बलवान कौन होता है? शुक्र के लिए कर्क राशि अच्छी होती है, शनि के लिए शत्रुगत है, खराब है। ऐसे ही वर्गोत्तम है, पुष्करांश में है, यहाँ पे भी कर्क में है, दोनों साथ में बैठे हैं। तो यहाँ कंडीशन क्या बनी कि शुक्र के पास बल हो गया। 12वें भाव में शुक्र नेचुरली अच्छा होता है, शनि उतना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पॉइंट ये बना कि ये जो पंचांग दोष बन रहा है इसमें शुक्र के पास ताकत ज़्यादा है, वो जीत रहा है और शनि हार रहा है। अगर शनि हार रहा है तो शनि यहाँ किसके लिए जिम्मेदार था? तिथि का स्वामी होकर के विवाह के लिए जिम्मेदार था। तो यहाँ पॉइंट, अच्छा ये 7वें भाव का भी स्वामी है, तो 7वें भाव का स्वामी बना, 6ठे का स्वामी बना, 12वें भाव में चला गया। तो शनि यहाँ पे क्या करेगा? क्योंकि अब विवाह की चॉइस नहीं है उसके पास, खराब कर दिया उसको, वीक हो रहा है, पंचांग दोष में वो हारता है शुक्र के आगे। तो नेचुरल चॉइस टुवर्ड्स बॉडी एंड हेल्थ हो गया। और उसका दूसरा कारण है लग्न, क्योंकि लग्न यहाँ पे लग्न भी आपके शरीर और आयु का होता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो लग्न में जैसे मंगल बलशाली है, सूर्य बलशाली है, 10वें भाव का लग्नेश है, 10वें भाव में बैठ गया। यहाँ पे भी नवांश में लग्नेश नवम में है, गुरु के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट है। तो ये क्या है? स्वास्थ्य को बचाएंगे, आयु की रक्षा करेंगे, विवाह को खराब कर देंगे। तो इस केस में 3 बार शादी हुई, 3 बार टूटी और संबंध कई लोगों से न जाने कितने रहे, वो उनका कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो यहाँ पॉइंट ये रहता है कि पहला पॉइंट तो ये हुआ पंचांग दोष में ग्रह का हार जाना। दूसरा देखिए, ये पुनर्वसु में बैठे हुए हैं। ये नक्षत्र जो होता है रेपिटिशन का होता है, एक से अधिक चीज़ें, मतलब एक पुनर्वसु की एक खासियत होती है, इसको कहा गया रिटर्न ऑफ लाइट, कि प्रकाश दोबारा जाके वापस आए। तो कोई भी चीज़ एक से अधिक बार हो रही है। तो यह नक्षत्र पे भी बहुत मैटर करता है कि ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है। तो क्योंकि पुनर्वसु में बैठा है तो ये यहाँ क्या करेगा? एक से अधिक विवाह देगा। और हर बार जो है विवाह यहाँ पे क्या दिखाता है कि आप विवाह जो है काम करियर इनमें बढ़ावा भी दे रहा है, बट प्रॉब्लम इसकी सस्टेनेंस नहीं है। तो इनके 3 बार विवाह रहे और तीनों बार तलाक हो गया। तो पहली शादी के लिए 7वें भाव का स्वामी शनि ही था, जिम्मेदार है। अब इस केस में अगर आप देखें, 9वां भाव दूसरी शादी, 11वां भाव तीसरी शादी। अब 9वें का स्वामी मंगल है, टेक्निकली लग्न में है, खराब नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि ये ग्रह दोष बना है बहुत ज़बरदस्त, पंचांग दोष बना है, सॉरी ग्रह दोष नहीं, पंचांग दोष बना है, तो ये विवाह का सर्वाइवल नहीं देगा। दूसरा, नवांश में 9वें भाव का स्वामी कौन है? दूसरी शादी का शनि है। तो शनि हारा हुआ है तो नवांश विवाह के लिए देखा जाता है, तो सेकंड मैरिज का सर्वाइवल भी नहीं देगा। फिर 11th हाउस इज थर्ड मैरिज, तीसरी शादी हुई, वो भी ख़त्म। अब तीसरी शादी के लिए बुध है अपनी राशि में, ये भी नहीं देगा। उसका कारण सेम, कि कितनी बार भी विवाह कर लिया जाए ठहराव नहीं होता, शनि जो है ठहराव नहीं देता। ऐसे ही यहाँ पे 11वां भाव जो है पाप कर्तृ में, उसके आगे मंगल है, पीछे केतु है, और मंगल वैसे भी अशुभ ग्रह माना गया, राहु की दृष्टि है, तो ये तीसरे विवाह को भी चलने नहीं देते। तो ये एक इनकी कुंडली रही जिसमें हमने ये पॉइंट्स लगाए, जिससे ये पता चलता है कि एक से अधिक विवाह दिखाई दे रहे हैं, तलाक क्यों हो रहा है उसका कारण। और नवांश में भी अगर वो जो आप को मैंने रूल बताए तो आप देखिए कि यहाँ पे लग्नेश बलशाली है बिल्कुल, क्योंकि लग्न का स्वामी 9वें में गया। पंचांग दोष बना हुआ था तो 7वें भाव के ऊपर पाप प्रभाव जा ही रहा है, मतलब विवाह के लिए शुभ नहीं है। इसके बाद आता है 7वें भाव का स्वामी जो है वो दूसरे 7वें 12वें भाव के स्वामी अगर जो है उपचय स्थान में बैठ जाएं, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो दूसरे और 7वें भाव के स्वामी उपचय में है, दूसरे का स्वामी चंद्रमा 10वें में है, 7वें का स्वामी तीसरे में है, तो ये मल्टीपल मैरिजेस के योग भी आ गए। तो ये इनकी कुंडली से पता चला। अगला यहाँ पे हम केस ले रहे हैं एलिजाबेथ टेलर। तो एलिजाबेथ टेलर जो है ये भी बहुत ही प्रख्यात अभिनेत्री रही हैं हॉलीवुड की, बट इनके केस में क्या रहा, इनकी 8 शादियाँ हुई, 8 तलाक हुए, कोई भी नहीं ठहरी। तो 8 मैरिजेस, जिसमें से एक हस्बैंड के साथ 2 बार शादी हुआ था, और 8 बार डिवोर्स रहा, और रिलेशनशिप्स, अनकाउंटेबल रिलेशनशिप्स, मेनी एंगेजमेंट्स विच नेवर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैरिज। तो ऐसा क्यों है?
तो अब इस केस में भी देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखें तो इनकी तिथि का स्वामी कौन है, षष्ठी में जन्म हुआ है। अब इनके केस में षष्ठी और शनिवार के दिन है, तो यहाँ पे कोई पंचांग दोष नहीं बन रहा है, पर षष्ठी का स्वामी होता है शुक्र। अब शुक्र को देखें तो शुक्र यहाँ राहु के साथ है 5वें भाव में। अब ये जो कंडीशन होती है उच्च शुक्र राहु के साथ 5वां भाव, तो 5th हाउस इज रोमांस, अफेयर्स, लव। राहु शुक्र अट्रैक्शन बहुत देते हैं, तो एक्चुअली शी वॉज वेरी अट्रैक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्ट्रेसेस इन हिस्ट्री ऑफ हॉलीवुड है। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि यहाँ पे शुक्र राहु 5वें भाव में वो चार्म, वो अट्रैक्शन एंड मल्टीपल रिलेशनशिप्स, अनकाउंटेबल रिलेशनशिप्स देगा, जिसका कोई एक आप हिसाब नहीं रख सकते। तो वीनस एंड राहु आर ब्रिंगिंग दैट। बट एक और चीज़ देखिए कि ये शुक्र उच्च का है, अब ये राहु के साथ पीड़ित हो रहा है, वो अलग बात है, शनि की दृष्टि जा रही, वो भी दूसरा पॉइंट है। बट एक खास बात यहाँ देखिए कि शुक्र नवांश में ग्रह दोष भी बना रहा है, तो लग्न में पीड़ित था क्योंकि राहु के साथ है, तो इट गिव्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अफेयर्स, lots and lots of marriages, because Venus is also responsible for 7th house. 7th house is the house of marriage, common house for marriage. तो यहाँ शुक्र जो है राहु के साथ गया, ऐसे ही यहाँ पे केतु के साथ गया। अब यहाँ पे ग्रह दोष कब बनता है, जब भी शुक्र मंगल या केतु के साथ संबंध बना लेगा तो वो ग्रह दोष बनाता है। यहाँ पे केतु के साथ है, सूर्य के साथ है, पाप कर्तरी है, दोनों के बीच में पिसा हुआ है। और खास बात अगर देखेंगे तो यहाँ जिस नक्षत्र में है शुक्र जो है रेवती में, बुध के नक्षत्र में, मतलब बुध पे डिपेंडेंट है। अगर बुध पे डिपेंडेंट है तो बुध की कंडीशन देखिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि बुध एग्जैक्ट सूर्य के साथ जो है एक ही डिग्री पर अस्त हो चुका है। इट इज़ क्लोजली कंबस्ट एंड इट इज़ इन स्ट्रॉन्ग पाप कर्तरी, क्योंकि उसके पीछे सूर्य मंगल, आगे राहु है, और जिस भाव में वो बैठा है वो भी पाप कर्तरी में, उसके पीछे शनि, आगे राहु है। और ये मंगल दोष भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या सूर्य मंगल बुध चौथे में बैठे, जिसमें सूर्य और मंगल अस्त हो जाते हैं, 4th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खोते हैं, चौथे भाव पे दृष्टि मारते हैं, सॉरी 7वें भाव पे दृष्टि मारते हैं, केतु की 7वें भाव पे दृष्टि जाती है। तो ये योग विवाह के लिए अशुभ हैं, यानी सस्टेनेंस और सर्वाइवल ऑफ मैरिज नहीं देंगे, बट रिलेशनशिप्स बहुत सारे देंगे, मैरिजेस बहुत सारे देंगे। और दूसरा खास बात ये द्विस्वभाव में बैठा है, वीनस इज इन एक्सॉल्टेशन, मीन्स इट इज़ इन अ डुअल साइन, एंड डुअल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम मल्टीपल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो यहाँ कंडीशन क्या बनी कि सेवरल रिलेशनशिप्स बट नन ऑफ देम विल सर्वाइव। सेम थिंग नवांश में देखें, नवांश में जैसे गुरु खराब, नीच है, नीच भंग नहीं बनता है, बट नीच भंग पर्सनल लाइफ में वर्क नहीं करता है, तो गुरु लग्न में वक्री खराब जा रहा है। दूसरा शुक्र जो तिथि में जिसकी जन्म हुआ वो ग्रह दोष बना रहा है, मैंने इसीलिए आपको कहा नवांश में भी देखें कि वो ग्रह दोष तो नहीं है, यहाँ ग्रह दोष है। तो यहाँ पे सूर्य शुक्र केतु बुध साथ बैठे। इसके बाद जो हमने भाव कहे थे कि भाई लग्न बलशाली होना चाहिए, 7वां भाव या 7वें भाव का स्वामी खराब हो जाना चाहिए, और 7वें भाव का स्वामी यदि वो बना रहा है, धन योग बना रहा है तो, और अगर जो है दूसरे 7वें 12वें भाव के स्वामी अगर जो है वो उच्च स्थान में, तो एक से अधिक विवाह के योग बनेंगे। तो एक से अधिक तो रिलेशनशिप तो यहीं पे आ रखे हैं, बट यहाँ पे भी अगर कंफर्म करना चाहें तो जैसे दूसरे 7वें 12वें भाव, तो दूसरे का स्वामी तीसरे में उच्च स्थान में आ गया, शनि कंडीशन सेटिस्फाइड, शनि लग्नेश है, बलशाली परिवर्तन कर लिया है। तीसरा 7वें भाव का स्वामी शुक्र यहाँ पे कहाँ है, धन योग बना दिया है, सेकंड हाउस इज मनी, वेल्थ। तो यहाँ पे धन संपत्ति के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा नहीं है। सेवरल रिलेशनशिप विच डोंट सर्वाइव, कोई भी ठहरते नहीं है। तो ये यहाँ पे मल्टीपल मैरिजेस के योग आ जाते हैं। तो इस कुंडली में क्या रहा, 8 बार विवाह हुआ, 8 बार तलाक हुआ, और न जाने कितने और इंगेजमेंट और रिलेशनशिप्स रहे जो कि मैरिज में कन्वर्ट नहीं हुए। तो ये इनके केस में कुंडली आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों रहा। अब आखिरी केस हम लेते हैं, ये भी मशहूर अभिनेता हैं हॉलीवुड के, बिली बॉब थॉर्नटन। तो इनके में क्या है कि 6 शादियां रहीं, 5 तलाक रहे हैं, और रिलेशनशिप से न जाने कितने। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये रहता है कि ऐसा क्यों। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे सेम अगर कॉन्सेप्ट लगाएं तो ये पैदा हुए प्रतिपदा में, और दिन था थर्सडे, गुरुवार। तो गुरुवार का स्वामी कौन है, गुरु बृहस्पति। प्रतिपदा तिथि का स्वामी कौन है, सूर्य। अब यहाँ पे देखिए इनके केस में भी सूर्य गुरु साथ हो गए, तो ये पंचांग दोष बना दिया। अब पंचांग दोष में जीत कौन रहा है, गुरु या सूर्य, गुरु, क्योंकि गुरु उच्च का है। सूर्य जो है वो 12वें भाव में वैसे भी मर्ण कारक हो जाता है, मतलब अपनी ताकत नेचुरली खोता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर चॉइस देखेंगे तो गुरु बलवान हो गया। अगर गुरु बलवान हो गया और यहाँ पर भी गुरु अपनी राशि में है, नवांश में, लग्नेश के साथ बैठा है,
तो ये नेचुरल चॉइस किस तरफ देगा भाई, स्वास्थ्य और आयु की रक्षा करे। तो आपके केस, इनके केस में क्या है कि भाई ज़िंदगी को बचाए, स्वास्थ्य को और आयु को बचाए। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि भाई तिथि का स्वामी जीत जा रहा है और वो हार रहा है वारेश, तो ये बहुत सारे क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देता है। इनके केस में हेल्थ इश्यूज़ भी रहे हैं बिकॉज सन इज़ लग्न लॉर्ड इन 12th हाउस, तो वो दूसरा कारण है। बट यहाँ पे पॉइंट अगर देखें तो गुरु तिथि का स्वामी होने के कारण, वारेश होने के कारण स्वास्थ्य और आयु को बचाने का काम कर रहा है दोनों कुंडलियों में, जिस वजह से अब विवाह को खत्म करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ये 12वें भाव में संन्यास योग बना रहा है। अब संन्यास का ये अर्थ नहीं है कि इनके केस में बहुत बड़े सन्यासी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। संन्यास योग का अर्थ होता है कि जब भी 4 या 4 से ज़्यादा ग्रह जिसमें 10वें भाव का स्वामी साथ में होना चाहिए, तब कुंडली में अगर बैठे हैं तो वो संन्यास योग बनाते हैं। अब संन्यास का अर्थ ये है कि भले व्यक्ति की प्रवृत्ति संन्यास आध्यात्मिक है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसका योग का रिजल्ट ये नज़र आएगा कि व्यक्ति की ज़िंदगी में वो वैवाहिक और सुख हो गया, गृहस्थ आश्रम का सुख हो गया या भौतिक जीवन का सुख हो गया, वो मिलने नहीं देगा। यानी आपके पास सारे संसाधन सफलता हो जाने के बावजूद भी सुख नहीं होता, अशांति होती है, विच्छेद होते हैं, दूरियां होती हैं, अलगाव होता है, चीज़ें ठहरती नहीं हैं, उससे आप एक सेटिस्फैक्शन डेराइव नहीं कर सकते। ये संन्यास का अर्थ है। अब इंसान सन्यासी है ये नहीं है, ये अलग पॉइंट है। तो ग्रह यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 5 ग्रह 12वें भाव में बैठे हैं और जिसमें 10वें भाव का स्वामी शुक्र इंक्लूडेड है। तो यहाँ पॉइंट क्या हुआ कि ये संन्यास योग बना। 12वें भाव में हालांकि संन्यास योग वीक पड़ जाता है, तो यहाँ कंडीशन क्या हुआ, हालांकि इनकी संन्यास वाली मेंटेलिटी भी नहीं होगी, बट एक पॉइंट बता रहे हैं कि ये जो कंडीशन है इसमें दूसरा जो योग बना, पहला कि पंचांग दोष बना जिसमें सूर्य हारा है और गुरु जीता, तो तिथि का स्वामी वीक पड़ा, मतलब विवाह के लिए खराब। दूसरा योग बना संन्यास योग जो विवाह के लिए, गृहस्थी के लिए खराब। तीसरा जो योग बना वो है सूर्य का ग्रह दोष। जब भी सूर्य शनि या बुध के साथ होगा तो वो ग्रह दोष बनाएगा। अब इसमें देखिए सूर्य बुध के साथ है, अब ये बुधादित्य योग माना गया, अच्छी बात है, बट ये विवाह के लिए अशुभ है क्योंकि ये ग्रह दोष है। तो यहाँ पे सूर्य के ऊपर अफ्लिक्शन, तो ये पॉइंट ये दिखाई पड़ा कि ये विवाह के खराब कर देगा। अगर नवांश देखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई सूर्य बुध गुरु 7वें भाव में साथ बैठे, बड़ा अच्छा है, ये बेकार योग है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये स्वास्थ्य को बचा रहा है, विवाह को ख़त्म कर देगा। तो इसलिए इनके केस में कुल मिला के 6 शादियाँ रहीं जिसमें 5 तलाक रहे और न जाने कितने संबंध रहे। तो ये चीज़ इनके केस में नज़र आ रही है। और ये क्योंकि इतना प्रबल दोष हो चुका है ये, तो यहाँ पे जितनी भी बार ये विवाह करेंगे वो कोई भी नहीं ठहरता है, कोई भी नहीं ठहरेगा, कोई भी रिलेशनशिप में जाएंगे कोई भी नहीं ठहरेगा। तो ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा यहाँ देखिए कि अब 7वां भाव, तो 7वें भाव का स्वामी अगर देखेंगे तो जैसे शनि है, टेक्निकली इट इज़ एक्सॉल्टेड, तो विवाह को खराब नहीं करना चाहिए, बट ये उसका कारण मुख्य ये है। हाँ, दूसरा हालांकि शनि छठे का भी स्वामी है, मंगल शनि म्यूचुअल एस्पेक्ट है, केतु दृष्टि है, और यहाँ पे शनि राहु के साथ नीच हो गया है नवांश में, विच इज 7th लॉर्ड हियर, इट इज़ डेबिलिटेटेड हियर, मार्स सैटर्न म्यूचुअल एस्पेक्ट परिवर्तन, तो इट इज़ अ मेलेफिक कॉम्बिनेशन, वो भी एक पॉइंट है। बट मेन जो कारण है कि विवाह को ये क्यों खत्म कर देते हैं, 6 बार शादी कर रहे हैं, 5 बार तलाक हो गया, उसका कारण ये। ऐसे ही मल्टीपल मैरिजेस, तो उसके लिए लग्नेश बलशाली, तो जैसे लग्नेश देखो बलशाली है नवांश में, भाई बुध गुरु सूर्य 7वें भाव में, लग्नेश बलशाली। उसके बाद 7वें भाव का स्वामी धनयोग बनाए, मतलब 7वें भाव का स्वामी चाहे लग्न का हो चाहे नवांश का हो, अगर वो नवांश में धनयोग बना दिया है तो मतलब एक से ज़्यादा शादी हो सकती है। बट पहला पॉइंट क्या है, दोष बने होने चाहिए। ये नहीं कि आपका 7वें भाव का स्वामी धनयोग बना दिया तो आप मान लिए कि नहीं दो शादी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, पहले जो मेन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो। तो पहला यहाँ पे भाई लग्न में हमने सारे योग देख लिए जो दोष बन रहे थे। अच्छा, ये मंगल दोष भी बहुत भयंकर है इनके केस में, क्योंकि भाई मंगल नीच है 12वें भाव में शुक्र के साथ है। जब भी मंगल शुक्र या शनि या केतु इनके साथ कनेक्शन बनाएगा और आप मंगली हैं तो वो दोष बना देता है। इस केस में दोष भी बना दिया है। और ये मंगली जो है वो शुक्र से भी हैं, लग्न से भी हैं, चंद्र से भी हैं, तो ये ट्रिपल मंगल दोष आ रखा है, बहुत ताकतवर है ये। तो ये भी शादी ब्याह को ख़त्म कर डालता है। बट नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखें, 7वें भाव का स्वामी यहाँ कौन है, शनि, वो यहाँ कहाँ है, 11वें भाव में चला गया, 11वें भाव के स्वामी से परिवर्तन कर दिया, यानी धनयोग बना दिया, गुरु पे दृष्टि पड़ गई, धनयोग बन गया, तो ये प्रॉब्लम। तो लग्नेश बलशाली 7वें का स्वामी धनयोग। नेक्स्ट पॉइंट आपका दूसरे 7वें 12वें भाव के स्वामी उपच स्थान में हो, तो दूसरे का स्वामी तीसरे में है उपच स्थान में। तो ये जो परिस्थितियां हैं क्या दिखाती हैं कि एक से अधिक विवाह के योग आते हैं। तो यहाँ पे इनके केस में ही मैरिड 6 टाइम्स, अभी छठी शादी इनकी जारी है।
पर यह है कि 5 बार इनका तलाक रह चुका है। पिछली 5 फेल्ड मैरिजेज एंड सेवरल फेल्ड अफेयर्स हैव बीन देयर। और इस योग को अगर देखेंगे तो ये व्यक्तिगत जीवन में अन्य क्षेत्रों में भी परेशान करता है। ये स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा परेशानी भरा है, और दूसरा ये संतान के लिए अशुभ है, क्योंकि 5वें भाव को स्वामी 12वें भाव में जा रहा है। तो इनके केस में जो है ये उसके लिए भी नेगेटिव माना जाएगा। बट इन दिस केस यहाँ हमने 3 जो है एग्जाम्पल चार्ट से समझा कि भाई कौन सी वो सूरतें होती हैं जिसमें विवाह को ग्रह खराब कर दे रहे हैं, तलाक दे सकते हैं, अलगाव पैदा कराते हैं और एक से ज़्यादा विवाह देते हैं, जो कि दूसरे और भी अगर विवाह होने के उपरांत भी विवाह ठहरते नहीं हैं। तो यहाँ आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि अगर आप मल्टीपल मैरिजेस देख रहे हैं तो जो दूसरी तीसरी शादी जैसा भी आपको एक्सप्लेन किया, तो उस भाव के स्वामी को भी देखिए कि अगर उस भाव का स्वामी खराब हो गया है, 9वें भाव, मान लीजिए दूसरी शादी के लिए 9वां भाव देखते हैं, तो 9वें भाव का स्वामी अगर 6ठे 8वें 12वें भाव में है, नीच हो गया, पीड़ित है, मृत्यु भाग में है, वक्री होके कुपित हो गया, मतलब दोष बना दिए, नवांश में अच्छा नहीं बैठा, नवांश में 9वें भाव का स्वामी खराब हो गया, तो ये सब क्या दिखाएंगे कि दूसरे विवाह को भी या तो होने नहीं देंगे और हो गया तो ठहरने नहीं देंगे। तो इस वजह से ये ध्यान रखना जरूरी है कि कुंडली में आपको कब ये कैसे पता चल सके। और हमने यहाँ सिर्फ बेसिक्स लिए हैं, कैसे पता चल सके कि भाई विवाह कैसे रहने वाला है, ओवरऑल कंडीशन एंड हेल्थ ऑफ मैरिज कैसी होगी, और वो सरवाइव करेगी या नहीं करेगी, या एक से अधिक संबंध होंगे नहीं होंगे, ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे अभी बिली बॉब थॉर्नटन के केस में देखा 12वें भाव में खराब योग है। अब वो टेक्निकली सन्यासी हो गए, बट क्या है कि वो अशुभ है, वो व्यक्ति को सन्यासी नहीं बना रहा, बट कंडीशन क्या है, सेवरल अफेयर्स। और मैरिज में भी क्या करेगा, इट गिव्स चीटिंग टेंडेंसीज, क्योंकि 12वें भाव में मंगल दोष है। तो ही हैड बीन इन सेवरल अफेयर्स ड्यूरिंग द रिलेशनशिप्स एंड द मैरिज एज वेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देता है वो। तो यहाँ कंडीशन ये रहती है कि कुंडली में आपको वैसे देखना है, एक ब्लाइंड जजमेंट नहीं रखना है कि हाँ भाई किसी का गुरु बहुत उच्च हो गया तो व्यक्ति बड़ा ही धार्मिक और संत प्रकृति का होगा, ऐसा नहीं होता है। और कोई व्यक्ति के ग्रह खराब या नीच हो गए तो उसकी ज़िंदगी में सब आफतें आ पड़ेंगी, ऐसा भी नहीं होता है। तो आपको इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया विद रिस्पेक्ट टू चार्ट्स, ताकि आप उस चीज़ को ध्यान में रखें और देख पाएँ कि एक डायनामिक एस्पेक्ट होता है प्लैनेट्स में, और बेसिक्स से सब कनेक्टेड है। तो आपको बहुत गहरी कोई एनालिसिस नहीं करनी है, बेसिक्स पकड़ के चलेंगे, आपको आप बहुत अच्छा जो है प्रेडिक्शन दे पाएंगे। तो यहाँ पे हमने 3 परिस्थितियाँ देखी। आगे मैं अगले वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे कौन से वह योग होते हैं जिसमें विवाह होता ही नहीं है। तो उसमें 2 सूरतें देखेंगे, एक कि कॉम्बिनेशन फॉर नो मैरिज, जिसमें शादी नहीं हो रही है पर व्यक्ति की इच्छा भी नहीं है कि हम शादी करें, सन्यासी प्रकृति आ रही है, और दूसरा वो कि व्यक्ति कितना ही चाह ले, संबंध हो सकते हैं, विवाह नहीं होगा। तो वो भी जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे उसके योग क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी और कैसे योग देखे जाते हैं अलगाव के, तलाक के और एक से अधिक विवाह के, वो आपको पता चला होगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।